આવ્યું છે ડોક્ટર અંદર સર અદાલા ફેરો ના એકડો મિનિટ મસાજ સા ગલાયો કहाँ गलायो 390 रुपये तुम गिन से ना शहीद शांडर साहब की जो है बीमारी बस की है। पुलिस ने इस केस को खराब करके उसके जो कातिल हैं वो अभी तक जो है आज़ाद हैं। शहीद सहाफ़ी शान डहर की जो शहादत है उसने तो हमारी ज़िंदगी बदल दी। हम 3 बहन भाई ऐसे थे कि बाप भी वही था, बेटा भी वही था, दोस्त भी वही था। हम गरीब थे लेकिन उसको इस चीज़ का कोई एहसास नहीं था कि हम पढ़े लिखे हैं, हम बहुत अमीर हैं, हमारे पास जो कुछ है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शान डहर जो कि उनका असल नाम जाकिर हुसैन है कि वो एक अच्छे बाकिरदार सहाफ़ी थे जो कि कोशिश करते थे कि अवामी इशूज़ को मंज़र आम पर लाएँ और उनसे कोई मनफी प्रोपेगेंडा नहीं जुड़ा हुआ उनकी सहाफ़त से या उनकी ज़ात से लेकर। मैं उसको 1989 से जानता हूँ। तो एक ही इदारे में काम कर रहे थे और हमारा शुबा भी एक ही था। तो हमारी वही दोस्ती, वही पुरानी दोस्ती और हम साथ रहे भी गुलिस्तान जोहर में, हम साथ रहे भी हैं। शान बहुत ब्रिलियंट था। ही इज़ वेरी प्रोफेशनल। लारकाना के सहाफ़ियों की तरबियत में उसका बड़ा किरदार है। उन्होंने 1 हफ़्ता पहले बताया था कि मुझे थ्रेट्स हैं। उनका एक दोस्त था यहाँ थाने पर, सरताज जागीरानी था SHO, उसको जो है ना एप्लीकेशन, बल्कि उसने रोज़नामचे में लिखा भी था इसका, बाद में वो बुक जो है ना गायब कर दी गई। कुछ स्टोरीज़ थी जिन पे वो काम कर रहा था। मोहनजोदड़ो पे भी जो कुछ चोरी हुई थी उस पे भी उन्होंने काम किया था। और आखिर में जब उनका मर्डर हुआ उनके करीब दिनों में एहसास NGO था जहाँ से वो यहाँ की मेडिकल स्टोरों पे दवाइयाँ आती थी और यहाँ का एक सिटी ब्लॉक मेडिकल का एक सेंटर था जहाँ पे लेडीज़ के लिए काम होता था, डिलीवरी केसेस होते थे, उन पे काम कर रहा था। तो उनका जो चौकीदार था वही शान को आके बताता कि आज दवाइयाँ तो आनी हैं लेकिन वो दवाइयाँ बाहर से चली गई और किसी होटल पे जाके डील हुई और वहाँ का जो MS था उन्होंने वो डील कराई है, दवाइयाँ तो बाहर ही बिक गई जो नॉट फॉर सेल की थी। शाम को ये मेरे साथ था और मुझे ये कह गया मैं जा रहा हूँ बाड्रा लेकिन मैं आऊँगा, और मैंने इसको ये बावर कराया कि मैं तुम्हें लेने आऊँगा, तुम वहीं रहना, और बच्चों की वजह से ये बाड्रा चला गया। और रात को मैंने जब इसको 10-11 बजे फ़ोन किया कि मैं आपको लेने आ रहा हूँ तो इसने ये रेडी हो गया था, ये बोल रहा था चलो ठीक है तुम मुझे लेने आ रहे हो तो सही है मैं फिर चलता हूँ लारकाना। जब शान भाई यहाँ से गुजर रहे थे तो किसी मजबूर लाचार आदमी को गधा गाड़ी पे अपनी औरत को बिठाए हुए देखा और हॉस्पिटल्स वो उनको ट्रीटमेंट सही मुनासिब तरीके से नहीं कर रही थी, तो खड़े हो गए कि भाई क्या मसला है, तो कह रहा है ये दवाई मुझे नहीं दे रहे या इस तरह का कुछ था। फिर वह अंदर गए हैं, वो आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ पे जो लेडी थी अपॉइंटमेंट थी उसकी, वो उससे बात हुई, चौकीदार से बात हुई, फिर मेडिकल स्टोर पे जो इसकी वीडियो है तो उनके मामले में ये वहाँ पे इन्वॉल्व हो गया था। तकरीबन 12 बजे या 12:15 पे मेरे मामूजाद भाई साजिद पठान की कॉल आई और उसकी मुझे दौड़ती हुई आवाज़ महसूस की जिससे वो फ़ोन पे बात भी कर रहा है और दौड़ भी लगा रहा है गली में, बाजी भाई को गोली लगी है। तो मैं हैरान हुई कि कहाँ भाई को गोली लगी है। जब वो यहाँ से रवाना हो गया एम्बुलेंस के ज़रिए यहाँ से लाड़काना की तरफ शिफ्ट हुए तो वहाँ मेरी जो छोटी बहन है वो उन्हें वहाँ पर उन्होंने रिसीव किया जब तक भाई बेहोश थे, क्योंकि यहाँ उसको ट्रीटमेंट नहीं मिली थी। तो हम पहले ही हॉस्पिटल के गेट पे खड़े थे और एम्बुलेंस से जैसे इसको उतारा उन्होंने तो बेड पे लाया इसको, तो हम इससे पूछ रहे थे कि भाई शान ये वाक़या कैसे आया। उन्होंने कहा आप अभी छोड़ दो, मेरी बेटियों का ख्याल करना। मैंने कहा फिर भी आप तो बताएं तो सही क्या कि फिर उनका ये कहना था कि जहरी बरादरी की मुझे गोली लगी है, जहरियों के कुछ लोग थे जिन्होंने मुझ पे फायर किया है। उसकी डाइंग डिक्लेरेशन थी ये कि मुझे जो गोली लगी है वो जहरियों की लगी है। वो वहाँ पे साफ़ी थे, उनके सामने उसने कहा था और उसकी बहन थी उसको बताया था उसने।
मैंने कहा ठीक है, आप परेशान नहीं हो, मैं पहुंच रही हूँ। लेकिन जब मैं यहाँ लाड़काना पहुंची, अभी लाड़काना पहुंचने वाली थी, तो भाई एक्सपायर हो गई। भाई से मेरी मुलाकात उसके बाद नहीं हो पाई थी। मैं जब पहुंची तो भाई नहीं थे। दो 2014 में ये मर्डर हुआ था, तो हमें बड़ी हैरत हुई, क्योंकि जब हमने उसकी इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया तो फैमिली की जानिब से हमें जो उनकी फ़ाइलें या जो भी इन्वेस्टिगेशन के पेपर्स थे वो तो फराहम कर दिए गए, लेकिन हमने सरतोड़ कोशिश की कि हमें पुलिस की जानिब से या जो इसकी GIT रिपोर्ट्स थी दो, उनकी वो मुकम्मल मिलें, या जो इन्वेस्टिगेशंस पुलिस ने जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की थी ASP साजिद खोखर की निगरानी में, जो बेसिक जो पहली इन्वेस्टिगेशन हुई थी, उस इन्वेस्टिगेशन के तहत जो उन्होंने बयानात कलमबंद किए थे, जो उन्होंने स्टेटमेंट लोगों को डिटेन किया था, उन्हें बहुत सारे लोगों को कई कई दिनों तक डिटेन रखा गया था, लेकिन इसकी तफसीलात हमें ज़बानी तो पता लगी लोगों से, ये लेकिन उस पेपर्स या ऑन डॉक्यूमेंटेड नहीं था सारा कुछ। क्राइम सीन बन रहा है 9 घंटे के बाद जब उनकी डेथ हो जाती है। उससे पहले एक रूटीन एरियल फायरिंग केस के तौर पे इसको हैंडल किया जा रहा है। रूटीन एरियल फायरिंग के खड़े हैं, पहली जैसे न्यू ईयर पे या 14 अगस्त पे फायरिंग होती है, गोली लग जाती है, पुलिस उसको बिल्कुल रूटीन लेती है। 9 घंटे बाद जब इनकी डेथ होती है, 12:30 बजे रात से सुबह 9:30 बजे तक, उसके बाद जब शोर होता है डेथ हो गई है, पता चलता है कि ये कौन है, तब वो क्राइम सीन। तो अब 9 घंटे के बाद क्राइम सीन, 9 आवर्स, अच्छा खासा लंबा टाइम है। फिर उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। रिकंस्ट्रक्ट ऐसे किया जाता है कि जो एनी शाहिद होते हैं उनसे पूछा जाता है कि ये कैसे खड़े थे, क्या था, कि वो यूं हाथ रख के उसके जो शेल्फ सा होता है दुकान का, उस पर खड़े हुए थे। किसी ने बताई होगी ये बात। उसको रिकंस्ट्रक्ट होना कितना जल्दी, और जो करने वाले हैं रिकंस्ट्रक्ट वो कितने एक्सपर्ट्स हैं। तो वहाँ जो उस वक्त ड्यूटी डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि गोली नहीं लगी है। तो बहन ने उसको पलट के दिखाया कि ये जो सुराख है उसके पीठ में, उसमें जो खून आ रहा है, तो फिर ये किस चीज़ का सुराख है, आप ये बताएं। नहीं, हमें गोली नहीं मिल रही, हमें नज़र नहीं आ रही। तो डॉक्टरों ने भी हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान किया। एक तो कातिल वो था जिसने गोली मारी, एक दूसरे कातिल वो डॉक्टर हैं जिन्होंने ट्रीटमेंट नहीं की। तो क्या वजह है कि जब वो शॉक में जा रहा था तो उसका इलाज नहीं किया जा सका? 9 आवर्स उसकी जान क्यों नहीं बचाई जा सकी? ये मेरे लिए क्वेश्चन है। जो कॉज ऑफ डेथ दी गई है उससे मतलब वो बहुत ही वेग सी कॉज ऑफ डेथ है। मुझे बहुत सख्त फैसला करना पड़ा, क्योंकि पोस्टमार्टम होना कोई आसान बात नहीं है, और किसी भी घर वालों के लिए इस चीज़ को देखना या ये स्टैंड लेना। तो कुछ लोग थे जिन्होंने मुखालफत की कि यहाँ तो कुछ होना नहीं है, जो कि साबित भी हुआ, तो आप पोस्टमार्टम नहीं करें। मैंने कहा नहीं, पोस्टमार्टम होगा, क्योंकि आगे चल के शायद हमें काम आए। तो जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उनके अंदर जो हाईनेक पहनी हुई थी, जो कि उन्होंने पोस्टमार्टम के वक्त काटी, तो वो भी उन्होंने उठा के फेंक दी, जिसमें गोली का सुराख मौजूद है, और वो कोट भी उठा के छोड़ दिया। फिर हमारी फैमिली ने वो उठाया और आज तक पुलिस ने वो हमसे लिया नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कपड़े आर वेरी इंपॉर्टेंट, और गोली का जो एंट्री का निशान, वो फिर उस गोली का पूरा ट्रैक, और अगर एग्जिट नहीं की तो जिस्म के किस हिस्से में मिली, यानी ये पूरा एक्सप्लोर किया जाता है। उससे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें ये पता चलती हैं कि पोजीशन क्या थी गोली चलाने वाले की, और इनकी पोजीशन क्या थी जब इनको गोली लगी। अगर पुलिस कह रही है इत्तेफाकी गोली लगी और कहीं से दूर से आती हुई पहले दीवार में लगी, उस दीवार का फुटेज कहाँ है, दीवार का वो निशान कहाँ है? पुलिस को ये भी तो इन्वेस्टिगेशन में देना चाहिए ना। क्या वो एंगुलेशन जो पुलिस कह रही है, क्या वो एंगुलेशन पॉसिबल है भी या नहीं है? क्योंकि हम एंगल, अगर हम रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ें या रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ें, तो उसमें जब यूं लगता है तो यूं ही वापस जाता है, यूं लग के टेढ़ी होके गोली ऐसे नहीं जाती। कोई भी गोली, कोई भी चीज़ आप बॉल मारते हैं या कुछ भी मारते हैं, तो अगर यूं लगती है तो यूं वापस आती है, अगर यूं लगती है तो यूं जाती है। डिफ्लेक्शन का एंगल या रिफ्लेक्शन का एंगल वही रहता है। जो वो डॉक्टर कॉज ऑफ डेथ देता है कि वो गोली जो है उनकी तिल्ली में चली गई और वहाँ से वो उसके खून बहने की वजह से उनका इंतकाल हुआ। जो डॉक्टर्स का ओपिनियन है, उनको लगता है कि अगर स्प्लीन में गोली आपकी चली गई है तो आप 9 घंटे तक ज़िंदा नहीं रह सकते।
इसी तरह जब पुलिस ने जो जाए वकूआ का एक नक्शा तैयार किया, वो नक्शा मौजूद नहीं है। उन्होंने वहाँ से शवाहिद जो इकट्ठे किए, अब उसमें एक शवाहिद का सिर्फ ज़िक्र है, वो ये है कि जी उन्होंने वो पुलिस जो बुलेट का एक खोल है सिगरेट की खाली डिब्बिया में डाल के और उसको जो है वो भेजा है। ये वन ऑफ द मेजर लैप्सेस था पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में, जो हमारी रिपोर्ट भी वाजे करती है कि पुलिस वाले तो जब हॉस्पिटल पहुंचे थे, जब उनके जो रिश्तेदार थे साजिद जिन्होंने उनकी बॉडी देखी थी वो लेके गए थे उनको अपने साथ हॉस्पिटल, तो पुलिस वाले वहाँ पे आए थे 3 दफ़ा बड़े कैजुअली, 3 आई थिंक पुलिस के कांस्टेबल थे, एंड वो बस वहाँ पे पता करके कि किसको गोली लगी है क्या हुआ है वो वहाँ से चले गए। इवन दो टेक्निकली उनको इनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी चाहिए थी बिकॉज उस वक़्त ये होश में थी। इनका कोई मेडिको लीगल सर्टिफिकेट भी नहीं बना है, जबकि हम ऐसे इंजर्ड का पहले मेडिको लीगल सर्टिफिकेट बनाते हैं। 2 जनवरी को जब इनकी एफआईआर काटी थी तो उसमें ना एक्यूज़ का नाम था, ना जो कि उन्होंने बताया भी था कंप्लेनेंट को, कंप्लेनेंट ही खुद बाद में हमें बताते हैं, लेकिन उसमें नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ एफआईआर काटी गई थी और नामालूम अफराद के अलावा 302 सेक्शन था मर्डर एंड एंटी टेररिज्म का सेक्शन 6 और 7 लगा था। ऑब्वियसली पुलिस का काम है स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करना। अब क्योंकि एफआईआर काटी थी एक नामालूम अफराद के ख़िलाफ़, तो हमने देखा कि पुलिस ने बहुत से लोगों को पकड़ा। इसमें बीच में एक नसरुल्लाह तूनियों को पकड़ा था उन्होंने, जिससे एक पिस्टल भी बरामद हुई थी और वो अनलाइसेंस थी। वो मेन एक्यूज़ थे, वो इवेंचुअली उनको 2018 में जाके एक्विट कर दिया जाता है, बट उसके अलावा 2 और थे। आमिर जहरी था जिसको एक प्राइम एक्यूज़ था लेकिन वो एब्सकॉन्ड करे हुए थे। तो पुलिस ने अपनी जो तफ्तीश की थोड़ी भी बड़ा नेग्लिजेंटली, जिस पे उसने ये फिगर आउट कर लिया कि अच्छा जी ये एंटी टेररिज्म का तो केस नहीं बनता। जब एंटी टेररिज्म का सेक्शन हटता है फाइनल चलान में 302 मर्डर का सेक्शन भी पुलिस हटा देती है और 319 पीपीसी लगा देती है विच इज़ डेड बाय एरियल फायरिंग। सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें फैक्टर है वो 2 लोग थे, एक तो वो फार्मेसी का ओनर था और एक दूसरा था मुन्ना कादिर जो बेसिक हेल्थ सेंटर था उसका चौकीदार था। अब इन दोनों लोगों के बयानात या इनकी स्टेटमेंट हमें पुलिस फाइल में कहीं नज़र नहीं। हालांकि जब हमने आई विटनेसेस से या उनकी फैमिली से दूसरे लोगों से बात की तो हमें ये पता लगा कि ये दोनों लोग जो हैं इनको पुलिस ने हिरासत में भी लिया था और कई दिन तक हिरासत में रखा था। ये यूँ काम होता है, इसमें एमएलओ एक एंगल पे होता है। अगर आप ट्रायंगल बनाए तो ये एमएलओ है, यहाँ पर पुलिस वाले हैं और ये प्रोसिक्यूशन है, ठीक है। एमएलओ और पुलिस का काम साथ साथ है कि पुलिस जो भी एमएलओ प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेट करता है, मेडिको लीगल इन्वेस्टिगेशन हो रही है, एक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इन दोनों का मैच होना ज़रूरी है। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ऐसी होगी जैसी कि इसमें बहुत सारे उसमें लैक्यूनी हैं, अगर लैक्यूनी वाली होगी तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी कोई मदद नहीं मिलेगी। सिमिलरली अगर पुलिस अपना काम नहीं करेगी तो यहाँ मदद नहीं मिलेगी। सो इट्स अ 2-वे स्ट्रीट। इस केस में हमने देखा शानदार के 3 खाली स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई हैं 164 की, इवन दो देवर अदर पीपल जहाँ पे उनकी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड पुलिस को करनी चाहिए थी, पुलिस ने नहीं की, ना उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया। तो यहाँ पे पुलिस की भी बहुत कोताही नज़र आती है, क्योंकि फ़ाइनल चलान में अगर आप देखें खाली 11 तो विटनेस हैं, बट टिल डेट ओनली 3 विटनेसेस वर रिकॉर्डेड, बट उसके बाद एक वैसी एक्विट कर दिया था और जो 2 मेन एक्यूज़ थे वो तो एब्सकॉन्डेड डिक्लेयर हो गए थे बहुत पहले ही, तो इसलिए केस हो गया था डॉर्मेंट। इसके अलावा भी वो चूँकि लाड़काना में अब तक के ब्यूरो चीफ थे तो वो मुख्तलिफ़ स्टोरीज़ कवर करते रहते थे, ख़ास तौर पे पुलिस अफसरान से सख्त सवालात पूछना। तो पुलिस अफसरान भी उनसे कुछ ज़्यादा खुश नहीं थे। पुलिस ने इस एंगल पे भी कोई काम करने की कोशिश नहीं की कि उनका जर्नलिस्टिक वर्क भी वजह बन सकता है उनके कत्ल की। जैकेट पहनी हुई थी तो भाई ने बहन को कहा कि मेरे अंदर वाले पॉकेट में कैमरा है वो निकाल लो, रख लो अपने पास, काम आएगी। छोटा सा हैंडी कैम था जिसमें रिकॉर्डिंग थी उसकी, वो बहन को बताया। जो यहाँ पे हॉस्पिटल में था तो इन लोगों को पता ना चला, जैकेट बहुत उसका फुला हुआ था तो उनको महसूस नहीं होगा इनके अंदर कुछ है या नहीं है। जो यहाँ के सिटी ब्लॉक में जब वो ज़ख्मी हुआ तो उसको ले जा के अंदर रखा। लैपटॉप तो इन्होंने रख दिया, उसको क्लियर भी कर दिया, उसके अंदर बाकी कोई चीज़ हमें नहीं मिली, लेकिन जो कैमरा था वो इनके हाथ नहीं लगा। वो कैमरा लाड़काना में छोटी बहन के हाथ लगा,
क्योंकि शान ने खुद बताया कि मेरे अंदर पॉकेट में कैमरा है, वो निकाल लो, अपने पास रख लो। मैनी अदर जर्नलिस्ट अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में हम रेगुलरली देखते हैं जर्नलिस्ट मर जाते हैं, आज तक कभी किसी को वजह ही नहीं पता चल पाती कि किस वजह से मरे, क्या हुआ है, कोई पर्सनल एनमिटी थी, क्या है। बिकॉज ऑब्वियसली या तो पुलिस की कोताही होती है एज आई सेड, या तो एक्यूज थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं, या फिर ऑब्वियसली कोई अदर एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व। और बिट्स एंड पीसेस में चीज़ें मौजूद थी। JIT रिपोर्ट्स हमें कहीं से मिल गई, कोई चीज़ कहीं से मिली, कोई कोर्ट से मिली, कोई एक हमें SP दादू के दफ्तर से हमें एक छोटा सा कागज़ मिला, लेकिन हमें कंसोलिडेटेड उसकी बहुत सारी चीज़ें पुलिस फाइल में हमें लगता है कि अभी भी मिसिंग है। कोर्ट में तो बहुत सी चीज़ें बदली हैं, कोर्ट में तो इवेंचुअली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में बड़े लैप्सेस थे। केस में जो डिसीजन दिया था उसने, जज साहब ने, कि 2 मफरूर मुल्ज़िम हैं, इरफान ज़ेहरी और आमिर ज़ेहरी। अभी मुझे ये पता चला है जिस बंदे का नाम FIR में है वो इसी शहर में मौजूद है, घूम रहा है, फिर रहा है, और उसके बड़े भाई हम तक पहुंच कर रहा है कि अप्रोच कर रहा है कि आप जो है हमसे कोई समझौता करें किसी भी तरह का, लेकिन समझौता हमें तो करना नहीं है। जब हमने इस पे इन्वेस्टिगेट किया और हमने सारी चीज़ें, सारे फैक्ट्स देखे, सारे जब कागजात कोर्ट से निकाले, तो हमने देखा भाई फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ही फ्लॉ था। पूरी इन्वेस्टिगेशन वो शॉडी, पुलिस ने इट जस्ट सीम्स लाइक फ्रॉम द वेरी डेट दे वर नेग्लिजेंट। आखिर में रह जाती थी डायरी, जिसमें पुलिस की कारकर्दगी नज़र आती है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन क्या की। वो डायरीज़ इतनी आइडेंटिकल और इतनी बेमायनी, यानी फजूल में कागज़ भरे हुए कि मैं यूँ गया, इस जगह गया, मैंने वो इलाके के वो मुखबर से बात की, फ़लाने इलाके के मोअज़्ज़ज़ लोगों से बात की। आइडेंटिकल डायरीज़ हैं, यानी 15, 16, 20 डायरीज़ आप देखें उसमें जो लिखी हुई हैं, पुलिस ने सिर्फ खानापुरी की है। शान लहर के कातलों की गिरफ्तारी में तहकीकाती इदारों की अदम दिलचस्पी से अहल खाना सख्त मायूसी का शिकार हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से बच्चियों की तालीम और अहल खाना के लिए मुआवजे का ऐलान तो किया गया, लेकिन अदायगी ना की जा सकी। लाड़काना, कंबर, बाडरे और डोकरी के सहाफ़ी बदस्तूर सरापे एहतजाज हैं और कातलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे हैं। जब बाबा ज़िंदा थे तो उन्होंने भी बहुत मतलब सहाफ़त और जर्नलिज़म के बारे में बताया था, तो मेरा भी शौक़ इसी तरफ था। पर अब जब मतलब मैं ख़ुद बड़ी हुई और ये सब हुआ, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे लिए सबसे बेहतरीन पेशा इस वक्त वकील बनना होगा। वैसे तो ये केस बहुत हाई प्रोफाइल केस था शुरू में, लेकिन जैसे ही इसको ट्रीट किया गया, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की, इस बात से साफ जाहिर था कि इस ऐसे केस को ओपन एंड शट केस करार दे दिया गया, जबकि इसमें बहुत लूप होल्स हैं ऐसे जिनको अभी तक प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया। तो मेरा इस लॉ फील्ड में आने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो प्रोसीजर होता है वो फॉलो किया ही नहीं गया। इस केस को रीओपन करने के लिए मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे शवाहिद मौजूद हैं, बहुत सारी ऐसी फाइंडिंग्स, ख़ास तौर पे जैसे मैंने आपको बताया कि हमने के जो शान डहार के जो लैपटॉप्स की हार्ड ड्राइव से जो हमने वीडियोस रिकवर की हैं, वो वीडियोस ही काफ़ी हैं इस केस को रीओपन करने के लिए। और इसके अलावा जो उनके कपड़े जो पहने हुए थे, उन्होंने जो जैकेट पहनी हुई थी, उसका फॉरेंसिक एनालिसिस, उसका किसी एक्सपर्ट के साथ से उसके बारे में कि गोली लगने के मकाम, उसका एंगल, उसका डिस्टेंस, ये चीज़ें पता लगने से, और उसके जो वर्क था शान डहार का, जो जिन स्टोरीज़ पे वो काम कर रहा था और जिन पावरफुल लोगों को वो चैलेंज कर रहा था, उनकी करप्शन को और उनकी इम्प्यूनिटी को, तो वो लोग बेसिकली उन्हें जब तक शामिल तफ्तीश किया जाएगा तो इस केस के बारे में काफ़ी अहम पेशरफ्त हो सकती है। कोल्ड केस है ये, इट विल बी अ बिग चैलेंज, और इसको लिया जा सकता है एज अ कोल्ड केस। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कोल्ड केसेस, हमारे पास है नहीं, कोल्ड केस यूनिट है नहीं हमारे पास, होना चाहिए। मतलब दुनिया भर के जो महज़िब मुल्क होते हैं वहाँ पे कोल्ड केसेस का यूनिट होता है, जो वक्तन फ़वक्तन कोल्ड केसेस से उठा के जो पुराने केसेस हैं, जो अनसॉल्व रह गए, जिनको अनसॉल्वेबल कह दिया गया, उनको दोबारा रीओपन किया जाता है। और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिनके बारे में मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है, जो हम पढ़ते हैं फोरेंसिक्स में, कि DNA से बाद में साबित कर दिया गया कि जो कन्विक्ट हुआ था वो एक्चुअली मुजरिम नहीं था। गवर्नमेंट ने जो भी ऐलान किए थे उनमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ, तो अब यही
चाहेंगे हम लोग कि इस केस की सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो जैसा इसका हक है, और हमें जल्द से जल्द इंसाफ दिलाया जाए। मैं अपने भाई के इंसाफ के लिए तो सरापा एहतजाज हूँ, ना सिर्फ मैं लेकिन इस शहर का हर वो बंदा जो बाज़मीर है।